नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो है तीसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। सॉरी, दूसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं वे 14 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 14 नवंबर से आपके जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आप सभी को उसके बारे में, परीक्षा सेंटर के बारे में बता दिया गया है कि किस तारीख को किसका एग्ज़ाम है और कहाँ पर उनका सेंटर गया है। इसके अलावा 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड इसमें डाउनलोड होंगे। तो आज की जो क्लास रही, इससे पहले भी एक क्लास आपकी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के संबंध में ही जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो उसमें पहली क्लास आपकी हो चुकी है और उसमें आपके करीब 60 क्वेश्चन थे। इसमें भी आपके जो आज की जो क्लास रहेगी, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपके जो है 50 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन इसमें जीके के रहेंगे। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। 50 क्वेश्चन जीके और 10 क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर के, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्लास आज की, स्टार्ट को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर है आपका। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? तो आपको इसमें बताना है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए में टीन दिया गया है, बी में तांबा है, सी में लोहा है और डी में है आपका सीसा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इन लोगों को टीन, तांबा, सीसा की जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी आपकी उत्तर वैदिक काल में 600 बीसी के आसपास पहली बार जो है जानकारी प्राप्त होती है। वैसे तो 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज की गई थी और उसके बाद 600 बीसी के आसपास उसकी जो है उपयोग किया गया था। लोहे की जानकारी सबसे पहले अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पड़ता है। तो लोहे की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। यानी कि लोहे की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? तो किसको नहीं मानते थे महात्मा बुद्ध, क्या नहीं मानते थे, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जो है आपका ए में दिया गया है अहिंसा, बी में है ईश्वर की मान्यता, सी में अस्तेय और डी में दिया गया है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आपका धन का संचय न करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना, ठीक है। तो ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। महात्मा बुद्ध ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते थे, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। इसके बाद ये आपका कुषाण है। कुषाण कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक निम्नलिखित में से कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक निम्नलिखित में से कौन था, इसमें ये आपको बताना है। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इसमें आपका ए में दिया गया है कनिष्क, बी में है साइरस, सी में है सेल्यूकस और डी में दिया गया है अलेक्जेंडर, ठीक है। डी में दिया गया है अलेक्जेंडर। तो कनिष्क वंश जो है, कनिष्क जो था, ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसी के द्वारा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कनिष्क आपका, ठीक है। कनिष्क इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व या 326 बीसी में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण किया गया? तो 326 बीसी में आपका सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ था। सिंधु नदी को पार करके वह पंजाब के क्षेत्र में आया और उसने जो है उसका पोरस के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। और आपका सिकंदर को ही सेल वो अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। यूनानी ग्रंथों में सिकंदर को अलेक्जेंडर कहकर संबोधित किया गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था या आरंभ किया गया था, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत की गई थी वो गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। गुरु अंगद के द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अमरदास को, सिखों के जो आपके चौथे गुरु थे अमरदास, इनको 500 बीघा जमीन अकबर के द्वारा दान में दी गई थी। और गुरु अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी या इनके द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गुरु अंगद, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार किया था गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इक्ता प्रणाली निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा चलाई गई थी? तो इक्ता प्रणाली किस शासक के द्वारा चलाई गई? तो इक्ता जो प्रणाली चलाई गई थी, इक्ता ये चलाई गई थी आपकी इल्तुतमिश के द्वारा। इक्ता यानी कि प्रांत को कहते थे इक्ता, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी।
इसके बाद वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिनसे उन्हें एक पार्टी दी थी, जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। तो वह कौन सा गवर्नर था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी, यानी कि एक जो है दावत पर बुलाया था। तो ये थे आपके डफरिन। लॉर्ड डफरिन के काल में ही 1885 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था और वहीं पर इसका पहला अधिवेशन हुआ। मुंबई के ग्वालियर टैंक में आपका जो है इसका पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है? वो कहलाएगा आपका डलहौजी। आधुनिक भारत का निर्माता कहलाता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने दांडी अभियान चलाया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी अभियान किस लिए चलाया गया था? तो इसमें ए में दिया गया है नमक कानून तोड़ने के लिए, बी में है गुजरात के मिल कर्मचारियों के विवाद सुलझाने हेतु, सी में दिया गया है पूर्ण स्वराज की मांग हेतु और डी में है आपका गोलमेज सम्मेलन के विरोध हेतु। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा गया था। ये आपका 1930 में हुआ था। मार्च 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, इसको दांडी अभियान या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी, एक मिनट में इसको ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत कब लौटे? तो भारत में पहली बार महात्मा गांधी जो है वो स्थायी रूप से जो आए थे वे आए थे आपके 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 1915 को आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत में। ठीक है, स्थायी रूप से भारत में लौटे थे और मुंबई बंदरगाह पर आकर उतरे। वहीं पर आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इनको जो है इनको लेने के लिए गए थे और इनका स्वागत किया। वहीं पर जो है इन्होंने महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु घोषित किया था। तो इसका सही आंसर आएगा 1915 बी। अगला क्वेश्चन, भारत में किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत आपकी 1916 में की गई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन आपका एनी बेसेंट है, तो एनी बेसेंट इसका सही आएगा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी जो भाषा है भारत के किस राज्य में इसका जो है इसको बोला जाता है? डोगरी भाषा को आपको मैं बता दूं, ठीक है, डोगरी भाषा को भारतीय भाषा का दर्जा जो दिया गया था वो दिया गया था आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, एक मिनट, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और उसमें आपका बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो डोगरी जो भाषा है ये आपकी जम्मू कश्मीर की है। इसका सही आंसर आएगा आपका डी। तो ये जम्मू कश्मीर की भाषा है डोगरी। इसके अलावा गुड फ्राइडे किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो गुड फ्राइडे जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, स्मृति में मनाया जाता है। तो ईसा मसीह को सूली चढ़ाने पर सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है ईसा मसीह को इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए जो है गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर वार्षिक रथ यात्रा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कौन सा नगर वार्षिक रथ यात्रा के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है? यानी कि कुल मिलाकर रथ यात्रा का आयोजन कहां पर किया जाता है ये इसमें बताना है। ठीक है, तो रथ यात्रा की शुरुआत होती है जगन्नाथपुरी से और जगन्नाथ जो है आपका पुरी शहर में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। पुरी जो है उड़ीसा का शहर है। इसके अलावा कटक भी उड़ीसा में है। इसके अलावा भुवनेश्वर भी आपका उड़ीसा में ही है। भुवनेश्वर आपकी जो है उड़ीसा की राजधानी है। कटक में उड़ीसा का हाईकोर्ट है और मथुरा जो है आपका ये यूपी में है। तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, यहां से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा, निम्नलिखित में से किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है इसमें ये आपको
बताना है। तो रूसी क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वे लेनिन को माना जाता है। लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। और ये जो है आपके रूसी क्रांति का जनक, हाँ, रूस की जो क्रांति हुई थी वो आपकी 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति जो हुई 1917 में हुई, और रूस की क्रांति से ही भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? ये तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। इसमें आपका सर सार्डरिल रेडक्लिफ, उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। रेडक्लिफ रेखा ही भारत और बांग्लादेश के बीच है, लेकिन बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच शून्य रेखा है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो रेखा है उसको शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। आकार के मानदंड पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? आकार के मानदंड पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी क्षेत्रफल में भारत का जो है वो कौन सा स्थान है? तो सबसे पहला जो स्थान है पूरे विश्व में वो आपका रूस का है, उसके बाद आपका कनाडा का है, जबकि भारत का जो स्थान आता है क्षेत्रफल में वो 7वें नंबर पर है, जबकि जनसंख्या में भारत का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखिए, इनमें इनमें किस परियोजना का निर्माण गंगा नदी के ऊपर हुआ है? ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पूछा गया है कि गंगा नदी पर कौन सा बांध है, गंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो देखिए हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर है, भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर है, दामोदर नदी पर दामोदर घाटी या दामोदर बांध है। ठीक है, इसके अलावा फरक्का जो है, ये आपका जो फरक्का जो बांध है ये गंगा नदी पर है पश्चिम बंगाल में, और वहां पर गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी के निकलने के बाद भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और उसी पर यह बांध बना हुआ है जिसका नाम है फरक्का बांध, ये गंगा नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? तो अन्नपूर्णा चोटी जो है आपकी, अन्नपूर्णा चोटी आपकी नेपाल में है और ये हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती है। इसके बाद कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये सभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है और गन्ने का उत्पादन होता है, तो इसका सी आंसर सही रहेगा। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य का प्रदेश या देश किसको कहा जाता है, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आएगा अपन नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, और उगते सूर्य का देश आपका जापान को कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस तारे को भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका आपको आंसर बताना है। ए में दिया गया है आपका मंगल, बी में है आपका बुध, सी में शुक्र और डी में अरुण दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शुक्र। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करती है, यानी कौन से दो देशों के बीच या कौन से देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? कौन से देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? क्या आपकी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की रेखा है, यूएसए और कनाडा के बीच की रेखा है, तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से, निम्नलिखित महासागरों में से महासागर पनामा द्वारा जोड़े गए हैं, यानी कि पनामा नहर जो है, पनामा जो नहर है वो किन दो सागरों या महासागरों को आपस में जोड़ती है? ठीक है, तो किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? कौन आपकी, ठीक है, पनामा नहर। तो पनामा नहर जो है आपकी, ये आपकी जो है प्रशांत महासागर और इसके अलावा अटलांटिक महासागर, यानी कि अंध महासागर इसको कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के जल को आपस में जोड़ती है। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है आपका कि प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के जल को भी आपस में ये जोड़ती है। तो सी आंसर इसका सही रहेगा। पनामा नहर जो है इन दोनों के बीच है। इसके बाद सी ब्रिज, सी ब्रिज बहती है। ठीक है, सी ब्रिज बहती है, इसके बारे में आपको आंसर बताना इसका। ठीक है, तो सी ब्रिज जो है,
समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली धाराओं को सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से, जैसे मान लीजिए कि भारत है, ठीक है, और समुद्र से अगर स्थल की ओर कोई पवन बह रही है, ठीक है, तो उसको जो है सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है आपका, ऑप्शन ए में है आपका वायु तीव्रता मापने के लिए, बी में है तंडित शक्ति नापने के लिए, सी में दिया गया है समुद्र की गहराई नापने के लिए, और डी में है भूकंप तीव्रता नापने के लिए। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, भूकंप तीव्रता को नापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में अभी नेपाल में भूकंप आया है, नेपाल में 6.4 तीव्रता का जो है भूकंप आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण होता है, एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण होता है, ये इसमें आपको बताना है। पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ए में दिया गया है केंद्र व राज्यों के बीच, बी में दिया गया है व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के बीच, सी में दिया गया है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच, और डी में है आपका राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच। तो देखिए संघीय राष्ट्र की संघीय राष्ट्र में शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है या बंटवारा जो किया जाता है वो केंद्र व राज्यों के बीच किया जाता है, और इस व्यवस्था को हमने कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था जो ली गई है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं एक बार। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। मोरारजी देसाई किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने? तो मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो ए में दिया गया है 1977, बी में है आपका 1976, सी में है 1978 और डी में दिया गया है 1980। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और उसमें प्रधानमंत्री रहे थे आपके कौन? मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखिए वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का उल्लेख 280 में है, तो ये तो संविधान में इसका उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूपीएससी का जो उल्लेख है 315 में है, आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 315 में आपका संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है और 324 में आपका निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, क्योंकि योजना आयोग का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ये मंत्रिमंडल या संसद के द्वारा बनाया गया आयोग है। योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार किसे दिया गया है? भारतीय संविधान में संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद में जो सत्र बुलाए जाते हैं, देखिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि एक साल में कम से कम संसद के 2 सत्र होने अति अनिवार्य हैं और उन दोनों के बीच कम से कम 6-6 माह का अंतराल हो, यानी कि 6-6 माह से ज्यादा का अंतराल न हो, ठीक है। लेकिन भारत में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं, एक है आपका मानसून सत्र, दूसरा है शीतकालीन सत्र और तीसरा होता है आपका बजट सत्र। और इन तीनों को बुलाने और समाप्त करने का कार्य राष्ट्रपति का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार का गठन, भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो राज्यों का जो भाषाई आधार पर जो गठन किया गया था वो आपका 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में किया गया था। और भाषा के आधार पर जो है अलग राज्य बनने वाला पहला राज्य था कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 1956 में अलग राज्य का दर्जा दिया गया था भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? भारत का राष्ट्रपति संसद के किस सदन का अंग होता है? लोकसभा का होता है या राज्यसभा का? ए में दिया गया है लोकसभा, बी में है राज्यसभा, सी में दिया गया है किसी विधानसभा का और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का अंग नहीं होता या किसी भी सदन का सदस्य
नहीं होता। इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, तो डी आंसर इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, एक मिनट छोटे कर लेता हूँ इनको। चलिए जी, एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होगा कि दूसरा, इसमें आपको बताना है, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होगा कि दूसरा, तो इसका आंसर सही क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। ए में दिया गया है उस अपनी बचत और निवेश की दर बढ़ानी है, अपनी बचत और निवेश की दरें बढ़ाती है। बी में दिया गया है उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। सी में दिया गया है अपने उपयोग का सामान्यतः स्तर बढ़ाता है। और डी में दिया गया है नए उद्योगों को स्थापित करने का। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो गया, मिनट। ये देखिएगा, अब आपको सही दिख रहा होगा ये। भारतीय राष्ट्रीय आय से संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था कौन सी है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय से संबद्ध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था कौन सी है। ए में आपका योजना आयोग दिया गया है, बी में है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी में वित्त मंत्रालय और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय आय के जो आंकलन करती है और उसके जो आंकड़े तैयार करती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीएनपी की गणना करने की एक विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी जीएनपी की गणना करने की एक विधि नहीं है। ए में दिया गया है आय दृष्टिकोण, बी में है व्यय दृष्टिकोण, इसके अलावा सी में है बचत दृष्टिकोण और डी में दिया गया है वैल्यू एडेड दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बचत दृष्टिकोण, यानी कि आपका सी आंसर इसका सही होगा। सी इसका आंसर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन या जयंती होती है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और इन्हीं के संबंध में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक से है आपका, कादम्बरी के रचयिता कौन है। तो कादम्बरी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता हैं आपके बाणभट्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ जाएगा आपका क्या, बाणभट्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा बाणभट्ट, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है आपकी लुइस कैरोल की है। लुइस कैरोल की ये पुस्तक है, लुइस कैरोल की पुस्तक है आपकी एलिस एलिस इन वंडरलैंड। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन के नेता थे, ये इसमें आपको बताना है। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे से संबंधित है। भूदान आंदोलन जो है ये विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे से संबंधित है, विनोबा भावे से ये संबंधित है। और ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो आजादी के बाद सबसे पहले शुरू हुआ था, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन। इसके द्वारा रोलेक्ट सत्याग्रह, रोलेक्ट सत्याग्रह जो है ये एक रोलेक्ट एक्ट आया था आपका 1919 में, 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था, ठीक है। तो ये कोई आंदोलन नहीं था और इसका जो नेतृत्व किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था वैसे तो, ठीक है। तो इसमें आपका सरदार पटेल का कोई नाम नहीं आता। इसके अलावा सी जो है बारदोली सत्याग्रह, ये 1928 में हुआ था गुजरात में आपका बारदोली में। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, इससे भी सरदार पटेल का कोई संबंध नहीं है। बंगाल विभाजन के संबंध में हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, यहीं पर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? तो इसमें ये आपको बताना है। तो प्रथम विजेता जो रहे थे वे थे आपके यूथोट। यूथोट आपके जो है प्रथम विजेता थे और इनको 1965 ईस्वी में 1965 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार इनको दिया गया था और ये जो है आपके हाँ 1965 में ही, ठीक है। तो 1965 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था यूथोट को। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोर्ट संख्या किस खेल के साथ संबंध रखती है? पोर्ट संख्या किस खेल के साथ संबंध रखती है? तो ये आपकी विलियर्डर्स 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 के साथ ये संबंध रखती है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया, ये इसमें आपको बताना है। तो पहला जो आधिकारिक मैच खेला गया था वो आपका कब खेला गया था, ये आपको इसमें बताना है। तो 1877 ईस्वी में, मार्च 1877 ईस्वी में इंग्लैंड में पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच जो है वो खेला गया था और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच हुआ था 1877 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, ये इसमें आपको बताना। तो कीमोथेरेपी का जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर के लिए किया जाता है। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होगी, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको इसमें बताना। तो विटामिन डी की कमी से जो है रक्त स्त्राव या रक्तचाप की बीमारी होती है। तो डी इसका आंसर सही रहेगा। एक मिनट, ये नहीं, ये तो के से होता है। ये तो आपका रक्त का थक्का बनना तो के से होता है और इसका भी आपका सी से होगा। ठीक है, रिकेटस डी से होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आएगा आपका ए। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो है आपका टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारपीन तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो किसके पेड़ से तारपीन का तेल प्रयोग जो है प्राप्त किया जाता है? तो आपका चीड़ के जो पेड़ होता है, चीड़ का जो पेड़ होता है उसी से आपका तारपीन का तेल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है, ये आपको इसमें बताना है। तो प्रोटीन क्या है, ये इसमें आपको बताना है। तो पेप्टाइडस पॉलीपेप्टाइडस आपका जो है प्रोटीन कहलाता है। पॉलीपेप्टाइडस प्रोटीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? तो सीमेंट बनाने के लिए कौन सा कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, ये इसमें आपको बताना है। देखिए, सीमेंट के उपयोग के लिए आपका चूना पत्थर, कोयला और चिकनी मिट्टी, इन तीनों का ही उपयोग किया जाता है। तब जाकर जो है सीमेंट का उत्पादन होता है, सीमेंट बनाया जाता है। तो सीमेंट जो है चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और कोयले का मिक्स करके ही आपका बनाया जाता है। तो डी इसमें सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी का उपयोग करके आपका सीमेंट का उपयोग या सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हिमपात होता है, हिमपात कब होता है? हिमपात मतलब कि बर्फ कब गिरता है। ठीक है, तो पानी की बूंद जमीन पर गिरकर जम जाती है, ये आपका गलत रहेगा इसमें, ये इसका सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हवा में उपस्थित अपवर्ती सूखा वर्षा की बूंदों का वहन करना, ये भी नहीं है, इसको भी हिमपात नहीं कहेंगे। इसके अलावा हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा हवा अत्यधिक आर्द्र हो और संवहन चक्र द्वारा ऊपर ले जाए, ये भी नहीं है। तो इसका सी आंसर सही होगा आपका, हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो, ये इसका सही आंसर होगा 87 का, 89 का। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, तो पढ़िएगा, निम्नलिखित में से लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, ये इसमें आपको बताना है। ए में दिया गया है आपका बल, बी में है चाल, सी में दिया गया है आपका ऊर्जा और डी में है आपका क्या, तापमान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, बल जो आपकी सदिश जो राशि होती है वो होती है आपकी बल।
सदिश राशि बल होगी। इसके बाद आगे जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे ये कंप्यूटर के हैं, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पॉइंटर खाली स्थान पर पोजीशन किया जाता है पोजीशन किया जाता है पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये इसमें आपको बताना। तो हाइपरलिंक, एक पॉइंटर हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। तो बी आंसर इसका सही रहेगा आपका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में किया जाता है? ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड का जो उपयोग किया जाता है वो डायल अप कनेक्शन में किया जाता है। डायल अप कनेक्शन में किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी, डायल अप कनेक्शन में आपका ब्रॉडबैंड तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यूनिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। तो क्या इनको कहा जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो इनको जो कहा जाएगा वो कहा जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा कर लूँ उसको। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो क्या टेस्ट करता है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पावर ओवन सेल्फ टेस्ट इसका सही आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को कहा जाता है इंटरफेस कहा जाएगा इसको, इंटरफेस कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा है, ए में दिया गया कोबोल, बी में है बेसिक, सी में है असेंबली और डी में दिया गया है आपका जावा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असेंबली, ठीक है। असेंबली इसका सही आंसर होगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा जो है असेंबली होती है। अगला क्वेश्चन है आपका ज्ञान सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है या उसे क्या कहते हैं ये आपको इसमें बताना है। तो उसको कहा जाता है पेच कहा जाता है। ज्ञान सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे पेच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लॉजिक गेट क्या है ये आपको बताना। तो एक प्रकार का सर्किट होता है आपका लॉजिक गेट जो होता है एक प्रकार का सर्किट होता है। और आज का जो लास्ट का जो क्वेश्चन है वो है आपका असेंबली लैंग्वेज क्या है ये इसमें आपको बताना है। असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आपके आज के जो है 60 क्वेश्चन थे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के, इसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के थे, ठीक है। इसके अलावा 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में जो है जीके और कंप्यूटर के आने हैं। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ रहेगा 40 क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा दिल्ली पुलिस के, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त।